This is the third video on the concept in mathematics series, and this is the third video on functions. So what we are going to study today is polynomial functions and rational functions. So first of all, let us see the definition. A function of the form f of x is equal to a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a n minus 1 x plus a n, where a0 a1 till an ये जो कोफिशिएंट्स हैं आर रियल नंबर्स। ये सब क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए। और एक और चीज है कि a नॉट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ polynomial function of डिग्री n। इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन डिग्री n का। ठीक है, तो क्या हमने देखा कि एक फंक्शन जिसका फॉर्म दिया हुआ है आपको a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 ऐसा करके an तक, जहाँ पे a0 a1 और an ये सब जो सारे चीज़ हैं ये सब आपके क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। तो और लेकिन a0 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि तभी हम इसको डिग्री n का एक फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अगर a0 0 हो जाएगा तो आपका क्या होगा? x टू द पावर n वाला टर्म ही 0 हो जाएगा, तो फिर इसको हम डिग्री n-1 का बोल देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि a0 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट चीज़ पे अगर चलें कि अ फंक्शन, अच्छा एक और चीज़ जो डोमेन है, यानी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इसे मैं थोड़ा नॉर्मल कर देता हूँ। देखिए, द डोमेन of every polynomial function, the domain of every polynomial function क्या होगा? रियल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज आर। ये बोल्ड आर जब हम लिखते हैं मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स जो होता है वो आपका डोमेन होता है। अब अगर हम आगे चलें रैशनल फंक्शन पे, तो a function of the form g of x is equal to a0 x raised to the power n plus a1 x raised to power n minus 1 प्लस ऐसा करके a n minus 1 x प्लस a n, ये हो गया न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में हम रखते हैं b0 x to the power m प्लस b1 x to the power m minus 1 plus b m minus 1 x plus bm। ठीक है, तो अगर इस टाइप का एक फंक्शन का फॉर्म दिया हुआ है हमारे पास, जहां पे वेयर ये जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है ये क्या होने चाहिए? पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे रैशनल फंक्शंस, यानी बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी पॉलिनोमियल्स। क्या होने चाहिए? पॉलिनोमियल्स होने चाहिए, शुड बी पॉलिनोमियल्स। तो फिर हम gx को क्या बोलेंगे? तो फिर हम gx को बोलेंगे एक रैशनल फंक्शन। ठीक है, देन gx is called a rational function। ठीक है, तो रैशनल फंक्शन का एक एग्जांपल क्या हो सकता है? रैशनल फंक्शन का एग्जांपल हो सकता है कि मैं लिख लूँ gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
प्लस 2/x-3। ठीक है, ये एक रैशनल फंक्शन है। अब है कि द डोमेन ऑफ अ रैशनल फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल दोज रियल नंबर्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर इज नॉट ज़ीरो। तो ये बात तुम लोग जानते हैं कि जब कभी भी हम लोग फंक्शन का बात करते हैं, जैसे अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि gx इज इक्वल टू px/qx, तो एक बात तो हमें हमेशा इंश्योर करना होता है कि qx हमारा ज़ीरो नहीं हो। तो ऑब्वियसली द डोमेन ऑफ अ रैशनल फंक्शन जो होगा, डोमेन रैशनल फंक्शन का, वो क्या होगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स for which the value of polynomial should not be zero। लेकिन कौन सा पॉलिनोमियल? डिनोमिनेटर वाला, है ना? पॉलिनोमियल इन डिनोमिनेटर should not be zero, should not be zero। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या लिख रहे हैं? ये किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं? डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन, ठीक है। तो ये बात हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग पढ़ेंगे डोमेन ऑफ, आगे कुछ और फंक्शंस को देखते हैं। तो ये क्या है? कांस्टेंट फंक्शंस एंड द आइडेंटिटी फंक्शंस। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट फंक्शंस के बारे में। अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसा है कि लेट a be any number, let a be any number, then the function f of x is equal to a for all x belongs to set of real numbers is called a constant function, is called a constant function। ठीक है, तो a अगर कोई भी नंबर है और हमारे पास एक फंक्शन है जो f of x इज इक्वल टू a है, जैसे मान लीजिए f of x इज इक्वल टू 2 या फिर f of z इज इक्वल टू 5, ये सब क्या है? कांस्टेंट फंक्शंस का एग्जांपल है। अब हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी फंक्शंस। क्या देखेंगे? आइडेंटिटी फंक्शंस। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो आइडेंटिटी फंक्शंस में द फंक्शन f of x is equal to x for all x belonging to set of real numbers is called the identity function, is called the identity function। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय आई, कैपिटल आई। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी डिनोटेड ये मिल जाएगा। ठीक है,
अब एक फंक्शन का टाइप है हमारे पास 1 1 फंक्शंस। एक फंक्शन का टाइप पढ़ना है हमें 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो 1 1 के बारे में शायद हमने पहले भी डिस्कस किया था। 1 1 फंक्शंस, देखिए जो डेफिनेशन है बेसिक वो क्या है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी 1 1 इफ ईच मेंबर ऑफ द रेंज ऑफ द फंक्शन अराइजेज फॉर वन एंड ओनली वन मेंबर ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि फंक्शंस के केस में कैसा होता है, जैसे ये हमारा कोडोमेन है और ये रेंज है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे पास मेंबर्स है x, y और z, और इधर है a, b, c, मान लेते हैं ऐसा d, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहता है, फंक्शन इज सेड टू बी 1 1 इफ ईच मेंबर ऑफ द रेंज, ये क्या रेंज है, इफ ईच मेंबर ऑफ द रेंज of the function arises for one and only one member of the domain of the function, यानी x a से आ रहा हो और सिर्फ a से ही आ रहा हो, b y से आ रहा हो, c z से आ रहा हो, यानी अलग अलग मेंबर्स हैं जो अलग अलग रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी बेसिकली अगर कोई फंक्शन है f ऑफ x और अगर हम दो वैल्यूज इस फंक्शन में सप्लाई करें, मान लो x1 सप्लाई करते हैं तो ये बनेगा f ऑफ x1, और x2 अगर इसके अंदर हम देते हैं फंक्शन के अंदर तो मिलेगा f ऑफ x2। और अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बराबर है, मतलब अगर ये दोनों इक्वल है, तो वो तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। तो ये बात आप समझिए, ये मेन चीज़ यही है कि अगर कोई फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है तो कैसे करते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा दिया हुआ है कि एक फंक्शन है जहाँ पे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है, ऐसा है हमारे पास। तो वो तभी पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल व्हेन x1 इज इक्वल टू x2। मतलब दो डिफरेंट x के वैल्यूज के लिए fx1 इज इक्वल टू fx2 नहीं हो सकता है। मैं कहने का मतलब ये है कि दो डिफरेंट x के वैल्यू के लिए, मान लो यहाँ x1 है और x2 है, इन दोनों का सेम इमेज हमारा नहीं हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों का सेम वैल्यू नहीं हो सकता है। जैसे z जो हमारा है वो आ रहा है 2x के वैल्यूज से z, ऐसा नहीं हो सकता, ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, ठीक है, नॉट 1 1। तो इसको अगर हम लोग फॉर्मली पढ़ना चाहें, मान लीजिए कि इसको मैं फॉर्मली डिफाइन करना चाहता हूँ, तो कैसे डिफाइन करूँगा इसको? अगर फॉर्मली लिखने का कोशिश करें मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में तो ऐसे लिखेंगे कि कंसिडर अ फंक्शन y is equal to f of x with domain A and range B respectively, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि टू ईच x बिलोंग्स टू A, टू ईच x belongs to A, there corresponds a y belonging to B। देखिए टू ईच x belonging to A, there corresponds a y belonging to B। Again, if y is a given member of
the range B of function then there will exist at least one member x of domain one member x of domain A, डोमेन का सेट क्या था A, such that f of x is equal to y। ये उसी बात को कहने का एक और तरीका है। देखिए क्या कर रहे हैं कि कंसिडर अ फंक्शन y is equal to f of x with domain A and range B respectively, to each x belongs to A there corresponds a y belong to B। ठीक है, हर x belonging to A के लिए एक y होना चाहिए। अगेन if y is a given member of the range B of the function, तो एक x at least exist करेगा जो f of x के corresponding होगा। ठीक है, such that f of x is equal to y। ठीक है, तो अब अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेने का कोशिश करें इस चीज़ का कि क्या कुछ फंक्शंस हमारे पास ऐसा है जो 1 1 हो, तो कैसे लिखेंगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे नंबर 1 f of x is equal to x क्यूब। अब देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स R। ये 1 1 है या नहीं ये हमको देखना है, तो हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ऐसे होगा, इसका ये एक्सिस है और कुछ ऐसा है ना। तो एग्जैक्ट तो नहीं है, तो आप एक चीज देख सकते हैं कि x के एक वैल्यू के लिए, किसी भी x के एक वैल्यू के लिए, जैसे ये x1 है तो एक y1 मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अब ये y1 किसी दूसरे x से जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये y1 किसी दूसरे x से जनरेट नहीं हो रहा है, तो फिर ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। अगर आप x2 ले लेते हैं, कोई और वैल्यू x2, और तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y आएगा वो y1 से अलग आएगा, मतलब it will be different from y1, and if y1 and y2 have to coincide then x1 and x2 need also to be coincided। यानी अगर y1 y2 को coincide होना है तो x1 x2 को भी coincide होना पड़ेगा। ये है 1 1 का definition। That means this function is 1 1। This function is 1 1। आई होप ये बात आप लोग को समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा कि 1 1 फंक्शन किसको बोलते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं 1 1 फंक्शन का। देखिए ये अगर आप लोग को फंक्शंस और ये सब चीज़ अच्छे से पता है तो ये सारी बातें काफ़ी बेसिक लग रही होंगी, लेकिन फिर भी इन सब को डिस्कस करना ज़रूरी है। दूसरा फंक्शन लेते हैं f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका भी जो डोमेन है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब हम लोग यहाँ ले रहे हैं इस फंक्शन को जिसका डोमेन रियल नंबर्स हो, तो फिर ये 1 1 है या नहीं देखते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखिए एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर है तो x का पावर इवन है, दैट मीन्स ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होना चाहिए कर्व। ठीक है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, कुछ ऐसे होगा। ये थोड़ा सा हैंडराइटिंग के कारण टेढ़ा मेरा बन रहा है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि पैराबोला ओपनिंग अपवार्ड होगा ये कर्व। ठीक, अब मैं अगर यहाँ पे एक x1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लेता हूँ, जैसे ये वैल्यू आया y1, तो ये वैल्यू एक और x से जनरेट हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए मान लीजिए x2 है,
यहाँ से भी ये चीज़ जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स सेम y 2x के वैल्यू के लिए मिल रहा है। दैट मीन्स f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, मतलब x1 x2 के इक्वल नहीं है, लेकिन फिर भी f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है। दैट मीन्स ये फंक्शन क्या है, नॉट 1 1, नॉट 1 1। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कब हम लोग फंक्शन को 1 1 बोलते हैं और कब हम लोग फंक्शन को 1 1 नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब अगर इसी फंक्शन को 1 1 बनाना हो, मान लो कि इसी फंक्शन को मुझे 1 1 बनाना हो, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि जो नॉन निगेटिव वाला पार्ट है, यानी जो मैं अगर इसके एक वाले पार्ट को हटा दूं डोमेन से, तो फिर ये बन जाएगा ना 1 1। जैसे अगर मैं इस ग्राफ को रेस्ट्रिक्ट कर दूं कि नहीं, ये मेरा ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए होना चाहिए, तो फिर ये इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे तो ये एक x के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही y मिलेगा, क्योंकि जिधर से दूसरा y आ रहा था उसे तो हमने कट कर दिया ना, तो फिर ये 1 1 हो गया। तो इस ढंग से हम लोग फंक्शन के डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके 1 1 बना सकते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि क्या फंक्शन y इज इक्वल टू साइन ऑफ x ये 1 1 है या नहीं है। तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें y इज इक्वल टू साइन ऑफ x का, और वह हम ले रहे हैं जिसका डोमेन रियल नंबर्स हो पूरा, तो वो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, है ना, कुछ ऐसे बनेगा। अब आप देखिए यहाँ पे किसी x के कॉरस्पॉन्डिंग कितने सारे y's हैं, देख रहे हैं आप। पैरेलली अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये इस कर्व को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, इनफाइनाइट टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा। दैट मीन्स ऑब्वियसली ये फंक्शन 1 1 नहीं है। मतलब अगर मैं डोमेन अपना सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लूँ तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। डोमेन मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैंने इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया बस 0 से लेके पाई तक, तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना। तो फिर वहाँ पे तो ये 1 1 हो जाएगा ना, वहाँ पे नहीं, वहाँ भी नहीं होगा। मान लो कि इसका मैं डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर देता हूँ 0 से π/2 और इस तरफ 0 से -π/2, तब देखो, तब एक x के लिए एक ही y मिलेगा तुम्हें, एक x के लिए एक ही y मिलेगा। तो उस केस में तुम इसको बोल सकते हो 1 1। लेकिन यहाँ पे डोमेन जो है हमारा वो क्या था, पहले ही क्वेश्चन में इसीलिए बता दिया कि हमारा डोमेन R है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, तब हम बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट 1 1। तो आई होप कि इस चीज़ से आप लोगों को क्लैरिटी आया होगा। और ये भी देख लीजिए, ये दूसरा मैं बात कर रहा था, वो किस चीज़ का बात कर रहा था वो भी समझ जाइए। वो मैं बात कर रहा था कि अगर इसी फंक्शन का मैं डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दूं, यानी मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू साइन x with डोमेन -π/2 to π/2, ये क्या होगा। तो इसका अगर मैं कर्व बनाऊं, देखो थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया था, ऐसे है ना। अब यहाँ से यहाँ में क्या है ये, अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये ऐसे इंटरसेक्ट करेगा एक जगह पे, मतलब किसी x1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही y मिल रहा है, y1, दूसरा कोई और x2 नहीं मिल रहा है हमारे पास जिसका वैल्यू y1 हो। ठीक, तो ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। आपको अगर ये चेक करना है शॉर्ट में, तो आप ऐसा चेक करें कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, जैसे ये कर्व है और y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, यहाँ से सॉरी x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, और आप देखें कि क्या ये इस कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर ये कर रहा है तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास ऐसे मल्टीपल x एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए
एक ही y हो। जैसे देखिए अगर ये कर्व ऐसा होता तो आपको क्या मिल रही है, 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट 2x फॉर विच देयर इज अ सिंगल y, तो ये फिर 1 1 नहीं होता। तो जो एक क्विकेस्ट मेथड है वो क्या है कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x axis if it cuts the curve at more than if it cuts the curve at more than 1 point then not 1 1 ठीक है। तो ये क्विक चेक था आपके लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हम लोग फिर आगे कुछ और फंक्शंस देखेंगे आगे के लेक्चर में। थैंक यू।